आज जिस ठग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई मामूली ठग नहीं था, बल्कि उसने कसीनो से लेकर इंश्योरेंस फ्रॉड और कसीनो के नकली कॉइन्स से लेकर अमेरिकन डॉलर्स तक बना डाले। ये ठग इतना शातिर और चालाक था कि इसने अपने पास गांजा उगाया और साथ ही साथ कोकेन भी रखा। मगर कसीनो में फ्रॉड करने के लिए जो तरीका उसने अपनाया, उसने उसे पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा ठग बना दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के कई कसीनो में उसकी एंट्री बैन कर दी गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शख्स अपने इन फ्रॉड्स को 75 साल की उम्र तक अंजाम देता रहा, और जब भी पुलिस उसे किसी भी फ्रॉड के लिए गिरफ्तार करती, तब वो उन्हें कोई ना कोई ऐसी वजह बताता जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते। इस कहानी में कई फ्रॉड और कई स्कैम्स हैं, जिसकी वजह से इस कहानी में कई चौंकाने वाले मोड़ सामने आते हैं, और इस ठग की वजह से पूरे अमेरिका के कसीनो सिस्टम्स को ही बदल दिया गया। तो आखिर कौन था ये ठग? वो कौन से फ्रॉड और स्कैम्स थे जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अंजाम दिए, और कैसे इन फ्रॉड्स का खुलासा हुआ, और वो कैसे पुलिस के हाथ लगा? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज़ और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है न्यू जर्सी के शहर अटलांटिक सिटी से, जहां दिसंबर सन 1996 की एक रात एक शख्स कसीनो में घुसता है ताकि वो $100 जीतकर अपनी छुट्टियां मना सके। वो स्लॉट मशीन पर एलओपी खेल ही रहा था कि तभी दो पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि वो चुपचाप स्लॉट मशीन काउंटर से हट जाए और उनके साथ चले। ये दोनों पुलिस ऑफिसर उसे लेकर पार्किंग लॉट की तरफ चले जाते हैं, जहां इस शख्स की कार खड़ी थी, और जैसे ही वो उसकी कार की डिग्गी खोलकर देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये दोनों ऑफिसर्स देखते हैं कि उसके बैग में हज़ारों डॉलर्स के नकली कसीनो कॉइन्स थे, जो पूरे अटलांटिक सिटी के हर कसीनो में चलने वाले कॉइन्स के डुप्लीकेट थे। और ये कॉइन्स देखने में इतने असली थे कि इन्हें लैब टेस्ट में भी पकड़ना मुश्किल था। ये कहानी है लुई कोलवेक नाम के एक शख्स की, जिसने शुरुआत तो छोटे मोटे स्कैम से की थी, मगर वो इन फ्रॉड्स को अंजाम देते देते इतना आगे निकल गया कि फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही वजह बनी उसके पकड़े जाने की। लुई का जन्म सन 1942 में रोड आइलैंड में हुआ था, और क्योंकि उसके माँ बाप इटालियन थे, मगर उसके फादर बेनेडिक्ट कोलवेक बहुत पहले ही अपनी पूरी फैमिली को इटली से लेकर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। अमेरिका शिफ्ट होने के बाद लुई के फादर ने एक टूल्स की दुकान खोली थी, जिससे कमाई बहुत अच्छी होने की वजह से वो 2 दुकानें और खोलते हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। लुई के 3 भाई बहन थे, जिसमें से लुई दूसरे नंबर पर था, और उसका बड़ा भाई रोनाल्ड आगे चलकर चर्च में पादरी बन गया, और उसकी छोटी बहन ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। क्योंकि लुई शुरू से ही दिमाग से बहुत तेज था, और इसीलिए वो हमेशा से ही अपने लिए एक अलग रास्ता बनाना चाहता था, और इसीलिए वो बिजनेस में बैचलर डिग्री लेने का फैसला करता है, और 22 साल का होते होते डिग्री हासिल कर लेता है। लुई अपनी पूरी फैमिली का वो पहला बच्चा था जिसने ग्रेजुएशन किया था, मगर चूंकि उसके फादर बिजनेसमैन थे, इसीलिए वो हमेशा से उनकी तरह बनना चाहता था। ये वो दौर था जब ज्वेलरी का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और यही वो वजह थी कि वो एक मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप खोलता है, जिसका नाम था ट्रॉप ज्वेलरी। जो ज्वेलरी शॉप खुलने के 5 साल बाद तक तो वो कुछ खास पैसे नहीं कमा पाया, मगर जैसे जैसे उसकी शॉप लोगों के बीच फेमस होती चली गई, वो धीरे धीरे बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा, और देखते ही देखते वो इतने पैसे कमा चुका था कि उस ज़माने में $80,000 में अपने सपनों का घर खरीद लेता है। ये घर उसने एक बहुत पॉश इलाके में खरीदा था, और यहाँ आसपास में लोगों का लाइफस्टाइल देखकर उसे भी यही ज़िंदगी जीने की आदत पड़ गई, जो आगे चलकर उसे बहुत भारी पड़ी। जहाँ लुई के घर में एक तरफ टेनिस कोर्ट और स्विमिंग पूल था, वहीं उसके घर के पास एक गोल्फ कोर्स भी था, जहाँ वो अक्सर अपने पड़ोसियों के साथ गोल्फ खेलने लगा, और उसे अपनी ज़िंदगी एक सपने की तरह लगने लगी जिसे वो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। बहरहाल लुई की शॉप और उसकी ज़िंदगी दोनों बहुत अच्छी चल रही थी, मगर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लुई को अमेरिका का सबसे बड़ा ठग बनने पर मजबूर कर दिया। एक सुबह लुई अपनी शॉप में बैठा कुछ काम कर रहा था कि तभी 2 लुटेरे उसकी शॉप में घुस आते हैं, और पहले तो उसकी शॉप में रखी एक एक ज्वेलरी लूटते हैं, और फिर उसके दोनों हाथ पैर बांधकर उसे लटकाकर टॉर्चर करते हैं। इस हादसे के बाद लुई पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ इसी बिजनेस में लगा दिया था, और कई साल बाद उसकी शॉप चलनी शुरू हुई थी, इसीलिए उसके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन चोरों ने लुई को इतना टॉर्चर किया कि आखिर में वो बेहोश ही हो गया, और उसे कुछ भी याद नहीं कि चोरों ने उसके साथ क्या क्या किया और उसकी शॉप से क्या क्या चुराया। और जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। आंख खुलने पर उसके घरवाले उसे बताते हैं कि उसने पिछले 10 सालों में जो भी कुछ बनाया था, वो सब ये दोनों लुटेरे लूट ले गए। जिसे सुनने के बाद लुई रोने लगता है, और अब उसके दिमाग में बस 2 ही सवाल चल रहे थे। पहला ये कि वो अब अपना गुजारा कैसे करेगा, और दूसरा ये कि वो ये लग्जरी जिंदगी कैसे जिएगा जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी।
जहां इस लूट के बाद पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है, वहीं लुई बैंकरप्सी फाइल कर देता है, जिसके बाद उसकी कंपनी बंद हो जाती है। इस हादसे के बाद लुई कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन में चला गया, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और फैसला करता है कि वो दोबारा अपना बिजनेस शुरू करेगा। इस बार वो बैंक से कुछ लोन लेकर दोबारा एक ज्वेलरी शॉप खोलता है, जिसका नाम उसने डायमंड इन द स्काई रखा। और ये वही शॉप थी जहां से लुई के अमेरिका का सबसे बड़ा ठग बनने का सफर शुरू होता है। इस शॉप में उसने महंगे हीरे और महंगी ज्वेलरी बेचनी शुरू की, मगर इस बार वो बहुत चौकन्ना था और इसीलिए इस बार उसने शॉप के अंदर से लेकर बाहर तक सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी थी। लुई की ये शॉप भी चल निकली और अब उसकी शॉप में हर वक्त कस्टमर्स भरे रहते, जिसे देख दूसरे शॉप ओनर्स को उस पर शक होने लगा कि आखिर वो ऐसा कौन से डायमंड बेच रहा है जिसे वो नहीं बेच पा रहे हैं। और उनका शक तब और भी बढ़ने लगा जब उन्होंने लुई की शॉप के बाहर एक ब्लैक कलर का बोर्ड टंगा देखा। इस बोर्ड पर लिखा था कि कोई भी काम अपॉइंटमेंट से ही किया जाएगा, मगर इस पर यह मेंशन नहीं था कि ये काम ज्वेलरी से जुड़ा होगा या कुछ और ये देख दूसरे स्टोर ओनर्स को लगने लगता है कि हो ना हो लुई की शॉप में कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अपॉइंटमेंट की कंडीशन होने के बावजूद भी उसकी शॉप में भीड़ रहती थी, जबकि उनकी शॉप हर वक्त खुली रहने के बाद भी उनके पास कस्टमर्स नहीं थे। दूसरे शॉप ओनर्स का ये अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि लुई इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे अपनी शॉप से नहीं बल्कि कसीनो से कमा रहा था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो ये कैसे कर रहा था, और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लुई अक्सर अटलांटिक सिटी जाया करता था, और जब उसकी फैमिली और दोस्त उससे पूछते कि वो वहाँ क्या करने जाता है, तब वो उन्हें ये बताता कि वो बिजनेस ट्रिप पर वहाँ जाता है। मगर हर कोई इस बात से बेखबर था कि लुई सीजर पैलेस कसीनो में जाकर स्लॉट मशीन पर गेम खेलता है, और यहीं से लुई के जुए और ठगी की शुरुआत हुई। क्योंकि लुई तब महज कसीनो में जाकर स्लॉट मशीन पर गेम खेलता था और ठीक ठाक पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी गुजारा कर रहा था। मगर इसी दौरान सितंबर सन 1993 में उसका एक पुराना दोस्त उसे एक रोड ट्रिप पर चलने के लिए कहता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो दोनों इस रोड ट्रिप पर फॉक्सवुड कसीनो जाएंगे, जो कनेक्टिकट में था और जिसे उस वक्त कसीनो का मेन हब कहा जाता था। क्योंकि उस वक्त लुई स्लॉट मशीन पर छोटे मोटे गेम्स खेलकर पैसे कमाता था और कोई बड़ी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं था, और इसीलिए फॉक्सवुड कसीनो पहुंचकर उसने जुआ नहीं खेला, बल्कि वहां सिर्फ लोगों को जुआ खेलते देखता रहा। लुई का दोस्त उससे कहता है कि अगर वो कार्ड गेम्स नहीं खेलना चाहता तो वो स्लॉट मशीन पर गेम खेल सकता है, और यहीं से उसके हाथ वो टोकन लगता है जिसे देखकर उसके दिमाग में कसीनो फ्रॉड का आइडिया आता है। लुई ने जो टोकन लिया था वो $10 का था, और वो इसे एक ज्वेलरी की तरह देखने लगता है, क्योंकि उसका काम ही था ज्वेलरी डिज़ाइंस को कॉपी करना। और तभी वो फैसला करता है कि वो इस कॉइन के नकली कॉइन्स बनाएगा। हालांकि लुई इस आइडिया को लेकर बहुत श्योर नहीं था, मगर उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो वो बेशुमार दौलत कमा सकता है। क्योंकि इन कॉइन्स को बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये कसीनो कॉइन्स बिल्कुल उसी तरह बनाए जाते थे जिस तरह करेंसी डॉलर्स को बनाया जाता था, और उसे ये कॉइन्स इतनी सफाई से बनाने थे कि स्लॉट मशीन में लगे डिटेक्टर भी इसे पकड़ ना पाएं। इन कसीनो फ्लोर्स पर गैम्बलिंग करने वाले हर शख्स पर बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती थी, और बिना खेले इन कॉइन्स को कैश कराना नामुमकिन था। क्योंकि एक बार कसीनो के अंदर जाने के बाद वहां फ्लोर पर खड़े लोग ये ज़रूर देखते थे कि आने वाले शख्स ने कोई गेम खेला या नहीं, और अगर लुई ये कॉइन्स लेकर डायरेक्ट कैश काउंटर पर जाता तो वो पकड़ा जाता, और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। लुई के सामने खतरा ये भी था कि अगर वो एक ही कसीनो में बहुत लंबे वक्त के लिए खेलेगा तो लोगों को उस पर शक होने लगेगा, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो एक ही कसीनो में लगातार खेलने के बजाय अलग अलग कसीनो में जाकर इस फ्रॉड को अंजाम देगा। मिसाल के तौर पर अगर वो $20 मिलियन का फ्रॉड करने वाला था तो 20 अलग अलग कसीनो में जाकर हर कसीनो में $1 लाख जीतने का फैसला करता है। अब उसे ऐसे कसीनो ढूंढने की ज़रूरत थी जहां भीड़ भाड़ हो और जहां वो नकली कॉइन से गेम खेलकर लाखों डॉलर बना सके और कसीनो को उसके बारे में कुछ पता न चले। और तभी उसे कुछ ऐसे कसीनो के बारे में पता चलता है जो न्यू जर्सी के अटलांटिक सिटी में थे। इन कसीनो में ट्रंप ताज, सीजर पैलेस, सैंड्स, ट्रॉपिका रिजॉर्ट्स और बाली जैसे कसीनो शामिल थे। और इन कसीनो में हर डिनोमिनेशन के कॉइन्स जैसे $10, $25 और $100 के डिनोमिनेशन मौजूद थे, क्योंकि हर कसीनो के कॉइन्स देखने में अलग अलग थे और इन्हें बनाने में लुई को बहुत मेहनत लगने वाली थी, और इसीलिए वो पहले खुद अकेले इन कॉइन्स को बनाना शुरू करता है। मगर बहुत जल्दी उसे ये समझ आ गया कि अकेले उसके बस की बात नहीं है और उसे कुछ मशीन टूल्स और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को अपने साथ शामिल करने में सबसे बड़ा रिस्क ये था कि अगर इन नकली कॉइन्स के बारे में किसी तरह पुलिस तक खबर पहुंच गई तो उसका ये पूरा फ्रॉड ऑपरेशन चौपट हो जाएगा। और साथ ही साथ इन कॉइन्स को बनाने के लिए उसे बहुत सारा मेटल्स और मशीन की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी। मगर वो इन कॉइन्स को किसी भी कीमत पर बनाना चाहता था, इसलिए वो पूरी तरह तैयार हो जाता है। लुई के अंदर एक हार ना मानने वाली आदत थी
और उसका कहना था कि अगर वो कोई चीज़ ठान ले तो वो उसे करके ही मानता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इस पूरे प्रोसेस में उसे एक डाई और एक प्रेसिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जिसमें वो डाई का इस्तेमाल करके किसी भी मेटल को एक शेप दे सकता था और प्रेसिंग मशीन की मदद से उन मेटल्स को प्रेस करके कॉइन बना सकता था। अब लुई के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो इस डाई को बनाएगा कैसे, और तभी उसके पास में रहने वाले एक प्रोफेशनल डाई मेकर का ख्याल आता है, जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। लुई ना तो इस पूरे मेटल को अकेले प्रेस कर सकता था और ना ही उसके पास इतनी जगह थी कि वो ये सारे टूल्स और मेटल अपने पास रख सके। और तब वो अपने साथ एक शख्स को शामिल करता है जिसके पास काफ़ी बड़ा गोदाम था। लुई इस शख्स से कहता है कि वो इन सारे मेटल्स और मशीनरी को अपने गोदाम में रखकर इसकी कटिंग करे और वो इसके बदले में एक बड़ा हिस्सा उसे अपने फ्रॉड ऑपरेशन की कमाई से देगा। बहरहाल वो शख्स लुई के इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये मेटल रॉड्स को काटकर मेल्टिंग मशीन में डालता है, जहां इस मेटल को पिघलाकर उसे एक शेप दिया जाता है और फिर ये मेटल लुई तक पहुंचा दिया जाता है ताकि वो इससे अलग अलग कॉइन्स में बदल सके। लुई इन कॉइन्स को बनाने में एक एक डिटेल पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहा था और इसीलिए वो इन कॉइन्स पर बने सिंबल, टेक्स्ट और नंबर्स को बहुत सफाई से कॉपी कर रहा था, क्योंकि एक ज़रा सी भी कमी होने की वजह से ये कॉइन स्लॉट मशीन में पकड़े जा सकते थे। बहरहाल लुई $10,000 के नकली कॉइन्स बनाने में कामयाब हो जाता है और अब वक्त है इन कॉइन्स को कसीनो में चलाने का। मगर किसी बड़े कसीनो में जाने से पहले वो फैसला करता है कि वो इन कॉइन्स को अटलांटिक सिटी के किसी छोटे कसीनो में चलाएगा और किसी को उस पर कोई शक ना हो, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वही थी जिस पर वो भरोसा कर सकता था। अब लुई और जूली अपनी कार की डिग्गी में नकली कॉइन्स से भरे बैग्स रखते हैं और अटलांटिक सिटी के कसीनो के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों फ्रॉड के एक ऐसे सफ़र पर निकल चुके थे जहां उन्हें कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़रों के सामने नकली कॉइन्स कसीनो में चलाने थे और वो इस बात से बेखबर थे कि वो कामयाब हो पाएंगे या सीधे जेल जाएंगे। लुई अब तक अपने 2 साल और अपनी रिटायरमेंट की सेविंग, जो लगभग $1 लाख थी, वो सभी कुछ इस फ्रॉड ऑपरेशन में लगा चुका था और सन 1996 में पूरी तरह तैयार था इस कसीनो को लूटने के लिए। बहरहाल पहली बार में वो लोग अपने स्कैम ऑपरेशन में $25,000 कमाने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग इस बात से इतना ज़्यादा खुश थे कि वो अगली रात फिर से स्लॉट मशीन में नकली कॉइन्स चलाते हैं और इस बार फिर से $25,000 कमा लेते हैं। आने वाले 3 महीनों में लुई और उसकी गर्लफ्रेंड कई कसीनो गए और वहाँ उन्होंने नकली कॉइन्स को चलाकर कई लाख रुपए कमाए। मगर लुई के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था और वो फैसला करता है कि वो लास वेगस के कसीनो को टारगेट करेगा। अब लुई लास वेगस पहुंचकर वहां के अलग अलग कसीनो में गया और कॉइन्स कलेक्ट करने लगा ताकि वो इन कॉइन्स की कॉपी बना सके। और अब वो इस काम में इतना माहिर हो चुका था कि अपने पास कॉइन आने के बाद ही वो फौरन उसकी डाई बनवाता और महज 2 दिन के अंदर ये नकली कॉइन्स तैयार कर देता। लुई अब नकली कॉइन्स को इतनी तेजी से कसीनो में चला रहा था कि एक बार तो उसने महज 1 घंटे के अंदर ही $2,000 बना लिए और अब वो हर महीने के कई लाख रुपए कमाने लगा। लुई की सारी मेहनत और सारा इन्वेस्टमेंट अब रंग ला रहा था और क्योंकि वो बेशुमार पैसे कमा रहा था, इसलिए वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगा और साथ ही साथ हर बड़े कसीनो के नकली कॉइन्स बनाकर उनमें चलाने लगा। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका के सबसे बड़े कॉइन फ्रॉड ऑपरेशन का पर्दाफाश करके रख दिया। कसीनो का एक रूटीन चेक होता है जिसमें वो हर 6 महीने में कसीनो में चलने वाले कॉइन्स को चेक करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कितने कॉइन्स डैमेज हो गए हैं या खो गए हैं। और इसी दौरान सीजर पैलेस कसीनो के एक एम्प्लॉय को तब कुछ अटपटा सा लगता है जब वो इन कॉइन्स की गिनती करता है। इस गिनती में उसे ये पता चलता है कि उसकी इन्वेंट्री में $10 के स्लॉट मशीन कॉइन्स ज़्यादा हो रहे हैं और पूरे कसीनो में इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ। बहरहाल कसीनो का ओनर न्यू जर्सी के गेम इन्फोर्समेंट टीम को इसकी खबर देता है, जिसके बाद वो लोग अपनी तहकीकात करने कसीनो पहुंच जाते हैं। इस तहकीकात में उन्हें ये पता चलता है कि जो भी कॉइन्स गिनती में ज़्यादा आ रहे हैं वो सभी हाई क्वालिटी के नकली कॉइन्स हैं जिन्हें स्लॉट मशीन में गैम्बलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इन कॉइन्स में फ़र्क करना बहुत मुश्किल था और गेम इन्फोर्समेंट टीम बिना वक्त गवाए इस बात की खबर एरिया के दूसरे कसीनो में कर देती है, जिसके बाद हर कसीनो अपने यहाँ कॉइन्स को चेक करना शुरू करते हैं और तब उनके सामने वो खुलासे होने शुरू होते हैं जिसे देख उनके होश उड़ गए। जब कसीनो अपने कॉइन्स की काउंटिंग शुरू करता है तब उन्हें काफ़ी एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं और जब इन कॉइन्स को बारीकी से चेक किया जाता है तब ये सभी कॉइन्स नकली निकलते हैं और इस तरह एक एक करके उस एरिया के सभी कसीनो में यही देखने को मिलता है। उन सभी कसीनो में किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि नकली कॉइन्स उनके कसीनो में आए कैसे, और सभी कसीनो सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इस शख्स की तलाश में लग जाते हैं। कसीनो अब हर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे थे और हर आने जाने वाले पर बहुत बारीकी से नज़र रख रहे थे ताकि वो उस शख्स को पकड़ सकें। मगर लुई इस बात से पूरी तरह बेखबर था
और उसी वीकेंड लुई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से सीजर पैलेस कैसीनो पहुंचता है नकली कॉइन्स के फ्रॉड करने के लिए। लुई को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कैसीनो को नकली कॉइन्स के बारे में पता चल चुका है और अब वो अपनी तहकीकात शुरू कर चुके हैं। मगर लुई अब पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने लगा था और अब वो नकली कॉइन्स अपनी कार में लेकर चलने के बजाय उसे किसी दूसरे शख्स से कैसीनो के बाहर मंगवा लेता था ताकि किसी को उस पर कोई शक ना हो। इस वीकेंड पर तो लुई की किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच गया, मगर इसके बाद वाली वीकेंड पर जब बैलिस कैसीनो पहुंचा तब उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के रवैये को देखकर कैसीनो के गार्ड को उस पर कुछ शक हो गया। और चूंकि सारे कैसीनो पहले से ही हाई अलर्ट पर थे, इसीलिए कैसीनो के एक सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स दिखाई देता है जो मशीन की खराबी की वजह से $300 हार जाता है। वो शख्स किस बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता और ये बात गार्ड को बहुत अजीब लगती है क्योंकि ये मशीन की गलती थी और इस जगह कोई और गैम्बलर होता तो वो कंप्लेंट जरूर करता, मगर ये शख्स बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लुई था। लुई के बाहर जाते ही गार्ड स्टाफ अटेंडेंट से कहता है कि वो इस मशीन को खोलकर चेक करें और जब वो इस मशीन को खोलते हैं तब उन्हें $10 के 200 नकली कॉइन्स मिलते हैं। इसके फौरन बाद कैसीनो स्टाफ इस बात की खबर पुलिस को देता है और साथ ही साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी दे देता है जिसमें लुई दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी फुटेज हाथ लगते ही पुलिस ये फुटेज टीवी पर देखने लगते हैं ताकि उन्हें शख्स का नाम पता चल सके, मगर 48 घंटे निकलने के बाद भी ना तो पुलिस को उसका नाम पता चलता है और ना ही उनके हाथ कुछ लगता है। इसी दौरान लुई फिर से सीजर पैलेस कैसीनो पहुंचता है और अपने $10 के नकली कॉइन्स मशीन में डालता है, जिसे देख सिक्योरिटी गार्ड को उस पर शक हो जाता है और वो अपनी टीम के बाकी लोगों को इशारा करके लुई पर नजर रखने के लिए कहता है। कैसीनो स्टाफ कई घंटों तक लुई पर नजर रखता रहा और साथ ही साथ वो इस बात पर भी नजर रख रहे थे कि उसने कौन कौन सी मशीन में गेम खेला है। और जैसे ही लुई कैसीनो से बाहर चला जाता है वो लोग फौरन इन मशीन को चेक करते हैं जहां उन्हें बहुत सारे नकली कॉइन्स मिलते हैं। इस शख्स को ट्रेस करने पर पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स रोड आइलैंड का रहने वाला है, जिससे एक और परेशानी पुलिस के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि लुई को अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, मगर पुलिस को पता चलता है कि रोड आइलैंड में नकली कैसीनो कॉइन्स बनाना कोई क्राइम नहीं है क्योंकि इन कॉइन्स को वहां करेंसी नहीं माना जाता था। उन्हें अब एक ऐसे तरीके की तलाश थी जिससे वो लुई को गिरफ्तार कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ लुई इस बात से बेखबर था कि वो पकड़ा जाने वाला है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग अलग शहरों के कैसीनो के साथ इस फ्रॉड को अंजाम दे रहा था। दूसरे शहरों के कैसीनो को लूटने के दौरान वो फैसला करता है कि वो एक बार फिर से अटलांटिक सिटी के किसी कैसीनो को लूटेगा और यही उसकी आखिरी गलती साबित हुई जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लुई प्लान बनाता है कि इस बार क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए वो $20,000 के नकली कॉइन्स अटलांटिक सिटी के 2 कैसीनो में चलाएगा, मगर जब वो इस कैसीनो की तरफ जा रहा था तब उसे ये एहसास होने लगता है कि उसका पीछा किया जा रहा है और तब वो अपनी कार घुमाकर सीजर पैलेस कैसीनो पहुंच जाता है। यही वो कैसीनो था जहां आखिरी बार इन नकली कॉइन्स को चलाने के दौरान 2 पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं और चुपचाप उसे काउंटर से हटने के लिए कहते हैं। और जब वो लुई के साथ पार्किंग लॉट में उसकी कार तक पहुंचते हैं तब उन्हें वहां से $20,000 के नकली कॉइन्स मिलते हैं, क्योंकि रोड आइलैंड के बाहर किसी भी शहर में नकली कॉइन्स रखना कानूनन जुर्म था और इसीलिए पुलिस फौरन लुई के घर का सर्च वारंट निकलवाती है और तलाशी लेने पहुंच जाती है। इस तलाशी में उन्हें $23,000 के नकली कॉइन्स मिलते हैं और साथ ही साथ उन्हें उस आदमी का भी पता चलता है जो इन कॉइन्स के लिए डाई बनाता था। और जब वो इस डाई बनाने वाले आदमी तक पहुंचते हैं तब उन्हें वहां से हजारों पाउंड मेटल मिलता है जो अलग अलग टुकड़ों में कटा रखा था। इस छानबीन के बाद पुलिस लुई और उसकी गर्लफ्रेंड पर नकली ज्वेलरी और नकली कॉइन्स बनाने का मामला दर्ज करती है और इन कॉइन्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। ये कॉइन्स इतनी सफाई से बनाए गए थे कि जब फॉरेंसिक लैब वालों ने कुछ कैसीनो स्टाफ को इन कॉइन्स की पहचान करने के लिए बुलाया तब उनका ये कहना था कि इन कॉइन्स पर जो अमेरिकन औरत का सिंबल बना था उसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था जो बहुत गौर से देखने पर भी मुश्किल से समझ आ रहा था, और साथ ही साथ इन कॉइन्स का वजन और साइज हूबहू सेम था। बहरहाल लुई के पकड़े जाने के बाद अटलांटिक सिटी के सभी कैसीनो और कनेक्टिकट का फॉक्सवुड कैसीनो ये सभी मिलकर लुई के खिलाफ नकली कैसीनो कॉइन्स बनाने के चार्जेस लगाते हैं, जिसके बाद सन 1997 में उसे 5 साल 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। हालांकि कोर्ट ने उससे ये भी कहा कि अगर वो $9,000 का जुर्माना और कोर्ट को ये बताता है कि उसने कॉइन्स कैसे बनाए हैं तो वो उसकी सजा को कम कर देंगे। जेल में सजा काटने के दौरान यूएस मिंट भी लुई से कांटेक्ट करते हैं और ये यूएस मिंट वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे अमेरिका में कैसीनो और उसके कॉइन्स को रेगुलेट करती है। यूएस मिंट ऑर्गेनाइजेशन लुई से पूछते हैं कि उसने कॉइन्स इतने बेहतरीन और इतनी सफाई से कैसे बनाए हैं। वो लोग लुई की इस काबिलियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और साथ ही साथ उसके सामने उसके साथ काम करने का ऑफर भी रखते हैं।
जिसके बाद लुई उन्हें बताता है कि वो इन कॉइन्स को बनाने के लिए एक अलग तरह के स्टील का इस्तेमाल करता था और साथ ही साथ जो डाई कॉइन्स को बनाने में इस्तेमाल होती थी उसे भी वो बाहर से मंगवाता था। लुई के जेल जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली को बहुत बदनामी और परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके फादर एक सीधे साधे शख्स थे जो टूल्स की शॉप चलाते थे और उनके आस पड़ोस के लोग अब उनके घर के बारे में बातें करने लगे, क्योंकि ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि लुई ऐसा कुछ कर सकता है। लुई को सज़ा होने के बाद उसके घरवालों ने उसके सभी टूल्स और मशीनरी को नीलामी में बेच दिया ताकि जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा इनका इस्तेमाल ना कर सके। मगर वो सभी इस बात से बेखबर थे कि यहाँ से लुई की ठगी के सफ़र की दोबारा शुरुआत होने वाली थी। बहरहाल सन 2006 में लुई जेल से बाहर आ जाता है और सभी को लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक सही रास्ता चुनेगा और दोबारा से अपने ज्वेलरी बिजनेस की शुरुआत करेगा, मगर ये उनकी गलतफहमी साबित हुई। जेल से निकलने के महज कुछ ही महीनों बाद उसे FBI फिर से गिरफ्तार कर लेती है और इस बार भी वो नकली कॉइन्स कसिनो में चलाते हुए पकड़ा गया था। मगर इस बार किस्मत उसका साथ देती है और वो महज $25,000 की बेल पर बाहर आ जाता है, जो किसी अनजान आदमी ने भरी थी। लुई का ये फ्रॉड इतना बड़ा था कि अब कसिनो ने अपने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ही बदलना शुरू कर दिया ताकि दोबारा कोई नकली कॉइन्स ना चला सके। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए कसिनो ने स्लॉट मशीन में एडवांस सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए ताकि वो आसानी से नकली कॉइन्स को डिटेक्ट कर सकें। और कुछ वक्त बाद तो ज़्यादातर कसिनो ने स्लॉट मशीन में कॉइन्स का इस्तेमाल ही बंद कर दिया। अब ज़्यादातर स्लॉट मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं और कार्ड से चलती हैं, और कुछ कसिनो पेपर वाउचर्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बाद में कैश में कन्वर्ट किया जा सके। अब तक फरी को यही लग रहा था कि लुई ने बस नकली कॉइन्स बनाने के फ्रॉड को ही अंजाम दिया था, मगर आगे चलकर उसने अपने कबूलनामे में ये भी बताया कि वो कई शूटिंग और रॉबरीज को भी अंजाम दे चुका है, जिसमें से एक रॉबरी उसने अपने पहले ज्वेलरी स्टोर में कराई थी ताकि वो इंश्योरेंस के पैसों को क्लेम कर सके। बहरहाल दोबारा बेल पर बाहर आने के बाद वो एक आम जिंदगी जीने लगता है और दूसरी गिरफ्तारी के 7 साल बाद यानी सन 2013 में वो फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार जो क्राइम उसने किया था वो उसके पिछले सभी क्राइम से बिल्कुल अलग था। लुई इस बार 2 किलो गांजा रखने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था और जब उसके घर की तलाशी ली गई तब पुलिस को पता चला कि वो अपने घर के गार्डन में 16 गांजे के पेड़ उगा रहा था। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि उसके पास इस गांजे को उगाने का लाइसेंस है और साथ ही साथ अपना लाइसेंस भी दिखाया। वो पुलिस के हाथों से लगभग बच ही गया था, मगर तभी तलाशी के दौरान पुलिस को उसके यहाँ से कोकेन मिल जाता है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। कोकेन रखने के जुर्म में उसे तीसरी बार 6 महीने की जेल हो जाती है, मगर ये सज़ा भी उसे नहीं बदल पाई और इस बार वो अपने अब तक के सबसे बड़े फ्रॉड को अंजाम देता है। 3 बार जेल जाने के बाद अब वो बहुत चौकन्ना रहने लगा था, मगर एक रात अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद वो बहक जाता है और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। वो नशे में अपने दोस्तों से कहता है कि वो एक आर्टिस्ट है और वो दुनिया के सबसे अच्छे नकली नोट बना सकता है, और ये बात पास में बैठा पुलिस का एक खबरी सुन लेता है। ये खबरी फौरन इस बात की खबर पुलिस को दे देता है, जिसके बाद दिसंबर सन 2018 में एक सीक्रेट सर्विस एजेंट रोड आइलैंड में उसके घर पर छापा मार देता है और फिर वहां उसे जो मिलता है उसे देख उसके होश उड़ गए। वो जैसे ही लुई के घर के बेसमेंट में घुसता है वहां उसे $29,000 के नकली नोट मिलते हैं और साथ ही साथ एक प्रिंटिंग मशीन, एक कंप्यूटर, कलर और $1 बनाने की डाई मिलती है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स उसे फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं और मौके पर मिले सामान को जब्त कर लेते हैं, जिसके बाद उसे 15 महीनों के लिए जेल भेज दिया जाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लुई अब तक 77 साल का हो चुका था। कोर्ट में जब जज मैंगल को यह पता चलता है कि लुई 55 साल की उम्र से अलग अलग फ्रॉड्स को अंजाम दे रहा है, तब वो उसकी शक्ल देखते रह गए। और जब जज ने लुई से ये पूछा कि वो कोकेन का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, जिसके जवाब में लुई ने ये कहा कि वो इसे सेक्स के लिए इस्तेमाल करता था। लुई बहुत चालाक और बहुत हाजिर जवाब था और इसी वजह से वो हर सवाल का वो जवाब देता था जिससे कोई उस पर उंगली न उठा सके। हालांकि 77 साल का होने की वजह से लुई को अपना बचा हुआ वक्त रिटायरमेंट होम में अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए काटना चाहिए था, मगर शायद वो जेल में रहने के लिए ही बना था। इसलिए ये ऑर्डर देता है कि लुई को तब तक कस्टडी में रखा जाए जब तक उसे रिहा करने का कोई प्लान नहीं बन जाता। ये देख लुई कोर्ट में अपने वकील के जरिए एक पेटिशन दाखिल करता है जिसमें वो बताता है कि वो हाइपरटेंशन नामक बीमारी से जूझ रहा है और उसे जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इस पेटिशन के बाद कोर्ट उसकी मेडिकल जांच के आदेश देता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि लुई को हाइपरटेंशन के साथ साथ डिमेंशिया भी हो गया है। मगर असिस्टेंट जज जेरा सोवेल कोर्ट से कहते हैं कि वो लुई की उम्र और उसकी बीमारी से धोखे में ना पड़ें,
क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स को अंजाम दिया है। लुई ने जेल में अपनी ज़िंदगी पर एक बुक भी लिखी जिसमें उसने अपनी हर क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बताया और किन किन क्रिमिनल फैमिलीज़ के साथ उसके कनेक्शंस हैं ये भी लिखा। इस बुक में उसने ये भी बताया कि वो क्रिश्चियंस को रोज़री बेचता था, ये कहकर कि वो इन पैसों से चर्च और प्रीस्ट की मदद करेगा, मगर वो ये पैसे भी अपने पास रख लेता था। ये पूरी बुक ये बताती है कि वो जुर्म की दुनिया का कितना बड़ा खिलाड़ी था, क्योंकि उसने बैंक फ्रॉड, इंश्योरेंस स्कैम्स के साथ साथ चोरियों को भी अंजाम दिया और साथ ही साथ एक फ़ोन कंपनी के साथ भी धोखाधड़ी की। इससे ये साफ समझ आता है कि लुई की नज़र में लॉ एंड ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं थी और हर बार पकड़े जाने के बाद भी वो कानून से बच निकलता। लुई नकली कसिनो कॉइन्स की वजह से इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था कि आखिरकार पूरे अमेरिका के सभी कसिनों ने उसे अपने यहाँ से बैन कर दिया था। मगर अपनी सज़ा के आखिरी साल काटने के दौरान उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और वो जेल में भी किचन से खाने पीने का सामान चुराकर खाने लगा, जिसके बाद उसकी सज़ा को कम करके उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होने के महज कुछ ही हफ्तों बाद 78 साल की उम्र में लुई की मौत हो गई और आखिरकार अमेरिका का सबसे बड़ा ठग मौत की नींद सो गया, जिसने अपने शातिर और चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके हर तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स को अंजाम दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।